हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एसपी सिंह और आज मैं अपनी इस क्लास में जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ना कि एमबीए के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, बल्कि मैनेजमेंट के और दूसरे तरह के स्पेशलाइजेशन कोर्सेज या सेक्टोरल प्रोग्राम्स जिसको कहते हैं वो भी आ गए हैं मार्केट में। और यहाँ तक कि एमकॉम के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। तो आप जिस भी पर्टिकुलर कोर्स में हैं तो आप इस सब्जेक्ट की तैयारी अपने एग्ज़ाम के लिए हमारे इस लेक्चर के थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, यानी कि स्ट्रैटेजी। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की शुरुआत कहाँ से होती है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मीन्स स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी की स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी इज द यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान that relates the strategic advantage of the organization to the challenges of the environment and is designed to ensure that the basic objectives of the enterprise is achieved through proper implementation process। मिलिट्री वालों को देखा ना, जब भी कोई लड़ाई होती है तो दुश्मन को कैसे मार गिराना है, उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना है, अपने देश कि ज़मीन की कितनी ज़्यादा से ज़्यादा रक्षा करनी है, क्या बनाते? स्ट्रैटेजी बनाते ना। यहाँ से घेरेंगे, वहाँ से घेरेंगे, इतने इनके यहाँ से हमारी आर्मी अटैक करेगी, वहाँ से हमारी नेवी उन पे अटैक करेगी, यहाँ से हमारी एयरफोर्स इन पे अटैक करेगी। सारे तरह की आर्म फोर्सेस को लगा देते हैं, हर एक का अपना अपना रोल समझा देते हैं कि आपको। तो ये क्या है? स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में मिलिट्री या कहेंगे कि मिलिट्री बैकग्राउंड से ही आया है। स्ट्रैटेजी का जो जन्म है वो कहीं ना कहीं रणभूमि में हुआ था। और क्योंकि आज की डेट में जिस एनवायरनमेंट में बिजनेस ऑपरेट कर रही है वो भी एक रणभूमि से कम नहीं है, तो उस रणभूमि में ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करना, उसको चलाना, और सबसे बड़ी बात है उस एनवायरनमेंट में सरवाइव करना, इस सब के लिए बिजनेस को स्ट्रैटेजी चाहिए। तो स्ट्रैटेजी है क्या? स्ट्रैटेजी सेज इट इज़ अ यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड प्लान। प्लान बनाती है ना, किस तरह का प्लान? इस तरह का प्लान बनाती है कि भैया हम इतना पैसा लगाएंगे, इस मार्केट में बेचेंगे, इतना प्रोडक्ट आएगा, ये हमारे कस्टमर्स होंगे, इतना हमारे को अल्टीमेटली प्रॉफिट होगा, इतना पैसा प्रॉफिट में से वापस बिजनेस में जाएगा, इतना प्रॉफिट आगे और दूसरे सोर्सेज में इन्वेस्ट होगा। तो ये सारा एक इंटीग्रेटेड प्लान है जो किसका हिस्सा? एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, यानी कि बिजनेस को एक्सपैंड करने का एक हिस्सा है। दैट रिलेट्स टू दी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू दी चैलेंजेस ऑफ द एनवायरनमेंट। तो ये स्ट्रैटेजी किस लिए बनाई जा रही है? जो एनवायरनमेंट है, जो एक बिजनेस का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जो उसके हाथ में नहीं है। जैसे हमने बिजनेस एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट में बात करी थी, जब हमने डिस्कस किया था, एक बिजनेस का एनवायरनमेंट इंटरनल होता है जो फैक्टर्स उसके हाथ में होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है जो उसके हाथ में नहीं होते हैं। तो जो फैक्टर्स एक्सटर्नल है जो उसके हाथ में नहीं है वो उसको हमेशा चैलेंज देते रहते हैं, वो उसके ऊपर कोई ना कोई मुश्किलें डालते रहते हैं उस बिज़नेस को, ताकि उस मुश्किलों में वो बिज़नेस घिरा रहे, वो एक्सपैंड ना कर पाए, एक्सपैंड ना कर सके, कहीं ना कहीं वो बिज़नेस ढह जाए, मार्केट से निकल जाए। क्योंकि जितने बिज़नेस मार्केट से निकलेंगे उतने कॉम्पिटिटर मार्केट से कम होंगे। तो जितने कॉम्पिटिटर कम होंगे, जो बच जाएंगे, डेफिनेटली उनकी एक जिसको इकोनॉमिक में एक टर्म कहलाई जाती है, मोनोपोली हो जाएगी। मोनोपोली मीन्स मेरा दाड़ा चलेगा अब इस मार्केट में, मैं जो मर्जी बेचूं, मैं जैसे मर्जी बेचूं, मैं जितने मर्जी का बेचूं, ये अब मेरी मर्जी है। क्यों? क्योंकि इस मार्केट में सिर्फ मैं ही हूँ। तो इस चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है। तो ये कैसे होगा? प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनने से। And is designated that the basic objectives of the enterprise are achieved through proper implementation process। तो अगर सही स्ट्रैटेजी होगी, सही प्लान बनेगा बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, तो जो ऑब्जेक्टिव्स, जिस ऑब्जेक्टिव पे बिजनेस को खड़ा किया गया था, वो ऑब्जेक्टिव्स भी ज़रूर पूरे हो जाएंगे।
तो इट लेज स्ट्रेस ऑन 3 चीज़ों पे। स्ट्रैटेजी जो है वो 3 चीज़ों पे फोकस रखता है। पहला है यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान, मीन्स ऐसा प्लान जो बिजनेस के हर फंक्शन को एक्सपैंड करने में हेल्प करे। ये नहीं कि सिर्फ सेल्स वाले सेल्स ही बढ़ाएं, फाइनेंस वाले पैसा उजाड़ते रहें, प्रोडक्शन वाले बेकार चीज़ें बनाएं। प्रोडक्शन वाले बेकार चीज़ें बनाएंगे तो सेल्स वाले कैसे बेचेंगे? सेल्स वाले ज़्यादा उधार पे बेचेंगे, कैश नहीं लेकर आएंगे, तो फाइनेंस वालों के हाथ में पैसा कहाँ से आएगा बिजनेस को एक्सपैंड करने? तो इन सब चीज़ों को जब हम यूनिफाई करते हैं, यूनिफाई कैसे होता है? स्ट्रैटेजी के थ्रू। देन चैलेंजेस ऑफ द एनवायरनमेंट, जैसे पहले ही कहा था, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो बिजनेस के हाथ में नहीं है, अगर उसको हाथ में लेना है, उन चैलेंजेस को कम करना है, तो एक स्ट्रैटेजी हाथ में होनी चाहिए। आपके हाथ में स्ट्रैटेजी अच्छी है, आपकी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है, आपकी एयरफोर्स स्ट्रॉन्ग है, आपकी नेवी स्ट्रॉन्ग है, तो दुश्मन आप पे अटैक करने से भी डरेगा, क्योंकि उसको पता है कि आपकी तीनों आर्म फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनकी जो प्लानिंग है बहुत अच्छी है, आपको बहुत बुरी तरह से घेर कर हरा सकती है। तो इसी तरह आपके कॉम्पिटिटर को भी पता है कि भैया आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपके बहुत अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, आपकी जो विजन है वो लॉन्ग टर्म है, बिज़नेस को चलाना है, बिज़नेस को मार्केट में रखना, ये विजन है। ये आपका नहीं है कि भैया आज मार्केट में हूँ, चीज़ बेचूँ, मुनाफा कमाऊँ और भाग जाऊँ। कई टाइम पहले देखे ना, कुछ बहुत ऐसी कंपनीज आई थी, आयवा अकाई के नाम से, टीवी लेकर आई मार्केट में जब तक चीज़ को बेच सकती थी बेचा, मुनाफा कमाया और भाग लिए। आज की डेट में हम इन टीवीज़ के बारे में सुनते हैं। तो ऐसा ना हो, तो इस चीज़ को इंश्योर करता है आपके बिजनेस की स्ट्रैटेजी। देन प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन फॉर अचीविंग बेसिक ऑब्जेक्टिव्स। आगे बात करते हैं स्ट्रैटेजी क्या है। स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। स्ट्रैटेजीज आर यूज्ड एज अ रिस्पॉन्स टू द चेंज इन दी एनवायरनमेंट। जैसे मैंने कहा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो हाथ में हमारे नहीं है, उसमें जो भी चेंजेस होते हैं उस पर नियंत्रण इस स्ट्रैटेजी के थ्रू रखा जा सकता है। दे आर अडॉप्टेड इन अकॉर्डेंस विद द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या स्ट्रैटेजी हो, ये हमारी स्ट्रेंथ, एक बिजनेस की स्ट्रेंथ और वीकनेस पर डिपेंड करता है। फाइनेंस हमारी स्ट्रैटेजी बन सकता है अगर हमारे पास पैसा खूब है। प्रोडक्ट अच्छा है तो प्रोडक्ट हमारी एक कंपनी की स्ट्रैटेजी बन सकता है, कंपनी का फोकस उस पर होना चाहिए। सेल्स वाले बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्ट बेकार भी है, पर जैसा भी है वो मार्केट में बेचने की ताकत रखते हैं, तो सेलिंग हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो हमारी स्ट्रैटेजी उस सेल्स फंक्शन के आसपास, उस इर्द गिर्द उसको आगे रखते हैं। क्योंकि हम देखते थे ना पुराने ज़माने में, जब कोई युद्ध करने जाता था तो जितने अच्छे धुरंधर योद्धा होते थे उन सबको आगे रखा जाता था, बाकी सबको पीछे रखा जाता था। पैदल सेना उसके पीछे होती थी और बाकी राजे और दूसरे जो होते थे कमांडर, वो बिल्कुल सबसे एंड में होते थे। तो एक स्ट्रैटेजी। तो इसी तरह बिजनेस को है, जो चीज़ जो एक बिजनेस की स्ट्रेंथ है हमेशा उसको आके रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि वो स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है। Then the main aim of framing strategy is to seek out the opportunities favored by the external environment and mitigate the threats simultaneously. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बिजनेस के हाथ में नहीं है, अनकंट्रोलेबल है, तो उसके इम्पैक्ट को कम से कम रखा जा सकता है। रखा कैसे जा सकता है? अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजी बनाकर। द ऑर्गेनाइजेशन कैन अडॉप्ट स्ट्रैटेजीज टू अचीव द डिजायर्ड पोजीशन इन द इंडस्ट्री। देयरफॉर स्ट्रैटेजी मीन्स, स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी डायरेक्शन सेट करता है, किस डायरेक्शन में मेरे बिजनेस को लेके जाना है। ये कहाँ से आएगा? ये स्ट्रैटेजी से आएगा। मेरे बिजनेस का फोकस कहाँ होना चाहिए, ये कहाँ से आएगा? ये समझ कहाँ से आएगी? ये आएगी स्ट्रैटेजी से। मेरे ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन क्यों सेटअप है, उसको मेरे को आगे कहाँ तक लेने के जाना है, इस बात की समझ कहाँ से आएगी? वो मेरे स्ट्रैटेजी से आएगी। मेरे को कंसिस्टेंसी अपने बिजनेस को प्रोवाइड करनी है, मेरे बिजनेस को ग्रो करना है, मेरे बिजनेस को मार्केट में स्टेबलाइज करना है, ताकि आगे चल के मेरा बिजनेस ग्रो हो। मैं शॉर्ट टर्म के लिए इस बिजनेस में नहीं आया। तो ये समझ कहाँ से आएगी? ये समझ आएगी स्ट्रैटेजी से। थोड़ा सा और इसको और आगे समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स बोथ ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट
एंड बोथ आर इनसेपरेबल। तो स्ट्रैटेजी जब बनाई जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरनमेंट को माइंड में रखकर ही बनाई जाती है। इन दोनों को अलग रखकर, एनवायरनमेंट तो कभी भी आपका हाथ में नहीं होगा, पर आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या रिसोर्सेज हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आने वाले थ्रेट को कौन फेस कर सकता है, ये चीज़ों की नॉलेज को माइंड में रखकर ही स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। स्ट्रैटेजी इज लाइक अ मोज़ैक, इट कैन नॉट बी स्ट्रक्चर्ड, प्रोग्राम्ड, रूटीन एंड रेपिटेटिव। आज जो मेरे बिजनेस की एक स्ट्रैटेजी है, जो मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, क्या आने वाले वक्त में वो ही स्ट्रैटेजी रहेगी? नहीं। आज एनवायरनमेंट और है, आज ये स्ट्रैटेजी है, कल एनवायरनमेंट और है, वो स्ट्रैटेजी और है। जैसे हम अपनी क्रिकेट टीम को देखते हैं ना, इंडिया की क्रिकेट टीम जब ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने जाती है उनकी स्ट्रैटेजी और होती है। क्या वही स्ट्रैटेजी जब वो जिम्बाब्वे के साथ खेलने जाती है, श्रीलंका के साथ खेलने जाती है, वही होती है? नहीं, वही और होती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड है, एक अच्छी एक्सपीरियंस टीम है, अच्छे बॉलर्स हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे फील्डर्स हैं। जिम्बाब्वे या आयरलैंड जैसी टीम्स हैं, वो अभी इतनी मजी हुई नहीं है, बॉलर्स भी हल्के हैं, बैट्समैन भी उनके हल्के हैं। तो उस हिसाब से हम भी अपने खिलाड़ी ऐसे लेते हैं, हम भी उसी हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाते हैं अब अपनी जब टीम की प्रिपरेशन करते हैं। तो यही चीज़ बिजनेस को भी माइंड में रखना पड़ता है कि आज एनवायरनमेंट ऐसा है तो ये हमारी स्ट्रैटेजी होगी, कल एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है या थ्रेट्स बदल जाते हैं तो स्ट्रैटेजी बदल जाती है। देन स्ट्रैटेजी इज़ फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। स्ट्रैटेजी प्रेजेंट को लेकर नहीं बनाया, आज मेरे को जो करना है ना वो मेरे आज के काम है, वो मेरे रूटीन के काम है। आज मेरे बिजनेस की इतनी प्रोडक्शन होनी है, वो मेरा रूटीन काम है। आज मेरा इतना प्रोडक्ट बन गया, मार्केट में बिकने जाना है, वो मेरे सेल्स का एक रूटीन काम है। तो स्ट्रैटेजी जो है वो फ्यूचर में बिजनेस को कहाँ तक लेके जाना है, फ्यूचर में सेल्स को कहाँ तक बढ़ाकर लेकर जाना है, आगे चल के फ्यूचर में प्रॉफिट को आज यहाँ है कल कहाँ होना चाहिए, इसको लेकर जाना है। तो ये जो तरीका है, इसका जो आधार है, ये कहाँ से आएगा, इसकी जो सपोर्ट है या इसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ से आएगी, वो आएगी स्ट्रैटेजी से। देन स्ट्रैटेजी इज कॉम्बिनेशन ऑफ कंटेंट एंड प्रोसेसेस, बोथ स्ट्रैटेजीज आर फॉर्मुलेटेड एट डिफरेंट लेवल। जैसे हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में पढ़ा था, मैनेजमेंट के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, टॉप, मिडल और लोअर लेवल। तो इन तीनों पे अलग अलग किस्म की स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं, अलग अलग किस्म की स्ट्रैटेजी की फॉर्मुलेशन होती है, जो हम आगे चलकर थोड़ा डिस्कस करेंगे अपनी आगे की स्लाइड्स में। देन स्ट्रैटेजी इज एन इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्सेप्ट विद एनालिसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। स्ट्रैटेजी अच्छी होगी तो बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए डिसीजन भी सही तरीके से लिया जा सकता है या सही डिसीजंस लिए जा सकते हैं। स्ट्रैटेजी गलत होगी तो डिसीजन भी गलत होंगे। स्ट्रैटेजी बनाने के लिए 5 पीस का होना बहुत ज़रूरी है, या यूँ कह लीजिए कि एक बिजनेस को इन 5 पीस को समझना बहुत ज़रूरी है। ये 5 पीस को अगर वो समझ लेती है कि कौन से ये पीस हैं, तो वो सही तरीके से स्ट्रैटेजी बना सकती है। पहला पी, पैटर्न। व्हेन वी से दैट स्ट्रैटेजी इज अ पैटर्न, वी मीन दैट the organization has been consistent in following a particular course of action. For example, an organization which markets responsive products usually follows a high-end strategy, and this pattern is repetitive in nature. इसका कहने का मतलब है, सपोज कोई कंपनी बहुत हाई एंड प्रोडक्ट बनाती है, जैसे BMW गाड़ियाँ है या मर्सिडीज़ गाड़ी है, जैगवार गाड़ी है, जिसके कस्टमर्स इंडिया में बहुत थोड़े हैं, कुछ ही कस्टमर्स हैं। तो उन कस्टमर्स के पास ही उनकी पेइंग कैपेसिटी, वो कुछ लिमिटेड कस्टमर्स के पास ही है जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं ना, तो उन्हीं के पास ही वो बार बार जाएगी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। कोई नई मार्केट नहीं है। अगर हिंदुस्तान में सिर्फ 100 करोड़ की पॉपुलेशन में से सिर्फ 100 लोग ही हैं जिनके पास रोल्स रॉय गाड़ी खरीदने की कैपेसिटी है, पैसा है, तो रोल्स रॉय हमेशा जब भी कोई नया मॉडल आएगा तो इन 100 लोगों के पास ही जाएगा अपने उस नए प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करने के लिए या प्रोडक्ट को बेचने के लिए। 100 के बाद 101 कस्टमर खरीदने की या ढूंढने की वो कोशिश नहीं करेगा।
हाँ, बाई चांस कोई एक नया बिलियनर या मिलियनर पैदा हो जाता है जिसके पास इतना पैसा आ जाता है कि वो रोल्स रॉय खरीद लेता है, मार्केट में ये इस बात की नॉलेज आ जाती है, तो हो सकता है वो उस 101th कस्टमर के पास जाए, अपने प्रोडक्ट को पब्लिसाइज करके उसको अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करे। अदरवाइज वो उसी पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट में रहेगा, उस हिसाब से वो स्ट्रैटेजी बनाएगा। तो पैटर्न वही रहेगा कि मेरे ये 100 कस्टमर हैं, इसके बियॉन्ड मार्केट नहीं जा सकती, तो मेरे को अपने इन 100 को ही बेचना है। या 1 लाख करोड़ या 1 करोड़ कस्टमर नॉर्थ इंडिया में है जिनको मेरे प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तो इन्हीं को मेरे को बार बार अपने प्रोडक्ट बेचना है। तो स्ट्रैटेजी मेरी, जो पैटर्न होगा स्ट्रैटेजी का, यही होगा कि भैया इन 1 करोड़ लोगों तक ही प्रोडक्ट को पहुंचाना है। कैसे पहुंचाना है, तो ये बैठकर आइए अब हम सोचते हैं। देन प्लान, व्हेन वी सी स्ट्रैटेजी एज अ प्लान, इट मीन्स प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर और लुकिंग अहेड। तो स्ट्रैटेजी को एक प्लान की तरह बनाया जाता है। आज ये करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है, या कहिए कि 6 महीने बाद बिजनेस को ये करना है, 1 साल बाद ये करना है, अगले 3 साल बाद ये करना है, अगले 6 साल बाद ये करना है। Then position. In certain cases, especially in the niche markets, strategy is a position. For example, fast food chain wants to locate particular products in specific market. अब जितने ये हम कहेंगे आउटलेट्स आए, डोमिनोज आए, या मैकडोनल्ड्स आए, KFCs आए, इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में कहाँ मार्केट किया? सबसे पहले तो मेट्रोज़ में। मेट्रोज़ के बाद वो उन शहरों में गए जहाँ पर लोगों के पास पेइंग कैपेसिटी थी इनके प्रोडक्ट्स को ख़रीदने की, यहाँ कहें कि इच्छा थी इस तरह के प्रोडक्ट्स को ख़रीद के खाने की। क्या हम हिंदुस्तान के गांव में मैकडोनल्ड्स के आउटलेट्स के बारे में सुनते हैं, या डोमिनोज के आउटलेट्स के बारे में सुनते हैं, या KFC के आउटलेट के बारे में सुनते हैं? नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि उनकी उस मार्केट में जगह ही नहीं है। तो पोजीशन कहता है कि जब स्ट्रैटेजी बनाएं तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि भैया मेरी कंपनी की प्रोडक्ट की मार्केट कहाँ पर है। तो जहाँ मार्केट है मैं अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को वहीं पर पोजीशन करूँगा। देन पर्सपेक्टिव, स्ट्रैटेजी इज अ पर्सपेक्टिव विच मीन्स दैट स्ट्रैटेजी लुक्स एट द विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन पोजीशन इट लुक्स एट द external environment, whereas in perspective it looks at the internal environment. Perspective कहता है कि स्ट्रैटेजी को सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर ही नज़र नहीं रखनी चाहिए, उसकी खोज खबर नहीं रखनी चाहिए, बल्कि इंटरनल एनवायरनमेंट या वो फैक्टर्स जो बिज़नेस के अंदर हैं जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए, तो उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए। 5वां P जो इम्पॉर्टेंट है स्ट्रैटेजी के लिए वो है प्लॉय। प्लॉय कहता है इट इज़ अ टैक्टिक यूज बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू आउटविट इट्स कॉम्पिटिटर। प्लॉय ये हम कहते हैं ना वो तरीका जिससे हम अपने कॉम्पिटिटर्स को हरा सकते हैं, या वो ऐसा धोबी पटका कई बार देखते हैं, या जो एक पहलवान लगाता है कि जहाँ पर वो हारा हुआ पहलवान भी 5 अंक लेकर जीत जाता है। तो उस तरीके का एक हम कहेंगे कि ब्रह्मास्त्र वो कहलाता है प्लॉय, जो हर बिज़नेस को अपने पास, हर बिज़नेस के पास होना चाहिए, उसके हाथ में होना चाहिए कि जब कॉम्पिटिटर उसकी मार्केट शेयर को खाने लगे तो वो उस ब्रह्मास्त्र को निकाले बाहर और अपने कॉम्पिटिटर्स को मार्केट से हरा दे, उनको मार्केट से बाहर निकाल दे। अब जैसे मैंने कहा स्ट्रैटेजी एक बिजनेस के अंदर अलग अलग लेवल्स पे बनाई जाती है, अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है। तो वो कौन से 3 लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में जब जहाँ स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है? सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी बनाई जाती है टॉप लेवल पे। तो टॉप लेवल पे जो स्ट्रैटेजी बनाई जाती है उसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी क्या होती है? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी वो होती है विच इज़ वैल्यू ओरिएंटेड, इट इज़ कंसेप्चुअल, एज लेस कंक्रीट दैन डिसीजन एट द अदर 2 लेवल। यानी कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी एक बिज़नेस को एक डायरेक्शन देने की कोशिश करती है कि हम अपने बिज़नेस को यहाँ ले जाना है, हमने अपने बिज़नेस के प्रॉफिट सेल्स को यहाँ तक लेकर जाना है, हमने अपने बिज़नेस के प्रॉफिट्स को कहाँ तक लेके जाना है।
तो ये आता है, ये डायरेक्शन कहाँ से आती है? ये डायरेक्शन आती है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी से। क्यों? क्योंकि इस स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए किसको इन्वॉल्व किया जाता है? इन्वॉल्व किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, इन्वॉल्व किया जाता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को, वाइस प्रेसिडेंट, जो जितने सीनियर लोग हैं बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, या जो कई बार ओनर्स हैं जो जिन्होंने बिजनेस सेटअप किया है, वो भी इस स्ट्रैटेजी को बनाने में मदद करते हैं। इसके बाद आती है बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, जो मिडिल लेवल पे बनाई जाती है। डिपार्टमेंटल हेड है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट का हेड है, एचआर डिपार्टमेंट का हेड है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है, या सेल्स डिपार्टमेंट का हेड है। तो ये अपने डिपार्टमेंट के काम को कैसे सुचारू रूप से करना है, अपने डिपार्टमेंट के काम को किस तरीके से करना है ताकि वो बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी में, बिजनेस को एक्सपैंड करने में, बिजनेस के ग्रोथ में इन्वॉल्व हो, ये स्ट्रैटेजी जो बनाई जाती है उसको कहते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, जो बिजनेस में मिडिल लेवल पर बनाई जाती है। उसके बाद लास्ट आती है फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी, जो लोअर लेवल पे बनाई जाती है। लोअर लेवल मैनेजर्स हैं वो बनाते हैं, या कहें जैसे सेल्स सुपरवाइज़र है, फाइनेंशियल सुपरवाइज़र है, या प्रोडक्शन सुपरवाइज़र, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस के ऊपर है। तो उस बिज़नेस को उस दिन कैसे पूरा करना है, या आज बिज़नेस या प्रोडक्शन वालों को 1000 मोटरसाइकिल बनाने का टारगेट दिया है, तो उस 1000 मोटरसाइकिल के टारगेट को कैसे पूरा करना है, ये स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी बनाई जाती है फंक्शनल लेवल पे या लोअर मैनेजमेंट लेवल पे, वो प्रोडक्शन सुपरवाइज़र बनाएगा। अब बात है कि स्ट्रैटेजी बनाई क्यों जाती है, क्यों इसकी ज़रूरत है। एक कॉन्सेप्ट जो रणभूमि में इस्तेमाल किया जाता था, योद्धा इस्तेमाल करते थे जंग जीतने के लिए, बिजनेस को भी हमने जंग बना दिया। अब वो इस कॉन्सेप्ट को हम वहाँ पर भी ले आए, तो हम क्यों लेकर आए? पहला, स्ट्रैटेजी हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू टेक डिसीजन ऑन लॉन्ग रेंज फोरकास्ट। स्ट्रैटेजी मदद करती है बिजनेस को एक फ्यूचर दिखाने के लिए, बिजनेस को एक डायरेक्शन देने के लिए। डायरेक्शन क्या, एक फ्यूचर है ना। तो फ्यूचर में मैं बिज़नेस को कहाँ तक लेके जाऊँगा, फ्यूचर में मेरा बिज़नेस कहाँ जाएगा, मेरा बिज़नेस कितना ग्रो करेगा, ये डायरेक्शन आता है स्ट्रैटेजी से। देन स्ट्रैटेजी अलाउज द ऑर्गेनाइजेशन टू डील विद अ न्यू ट्रेंड एंड मीट कॉम्पिटिशन इन इफेक्टिव वे। मेरे हाथ में स्ट्रैटेजी होगी, मेरे हाथ में ये ब्रह्मास्त्र होगा कि भैया मेरे को इसका इस्तेमाल करना है, तो तभी तो मैं अपने आए हुए कंपटीशन को मीट कर सकूंगा, तभी तो मैं अपने कॉम्पिटिटर्स को हरा सकूंगा। देन स्ट्रैटेजी हेल्प्स द मैनेजमेंट टू बी फ्लेक्सिबल एंड मीट द अनसर्टेन सिचुएशन। हर बिजनेस की सिचुएशन अनसर्टेन होते हैं, हर बिजनेस के सिचुएशंस एक जैसे नहीं होते, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होते रहते हैं। तो इन अनसर्टेन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए ही हमारे को स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ती है। देन एफिशिएंट स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन रिजल्ट्स इनटू फाइनेंशियल बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रॉफिट। सही स्ट्रैटेजी होगी, सही डायरेक्शन होगी बिजनेस के हाथ में, तभी तो बिजनेस ग्रो करेगा। तभी तो बिजनेस जब ग्रो करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा पैसा बिजनेस में लगाकर उसको आगे चलकर ग्रो कर सकेगा। देन स्ट्रैटेजी फोकसेस इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड दस प्रोवाइड्स क्लैरिटी फॉर डायरेक्शन फॉर अचीविंग दी ऑब्जेक्टिव। स्ट्रैटेजी होगी तो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, डायरेक्शंस हैं, उनको समझना, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उनको आगे कैसे लेके जाना है, तभी तो ये सब काम हो पाएंगे। Then organizational effectiveness is ensured with effective implementation of the strategy. It gets managers into the habit of thinking and thus makes them proactive and more conscious of their environment. Strategy होगी, डायरेक्शन हाथ में होगी, तभी तो लोग काम करेंगे ना। लोगों को समझाओगे कि भैया हमें अपने बिजनेस को ये टारगेट है बिजनेस का, इतने सेल्स वॉल्यूम लेकर आना है, इतना प्रॉफिट अगले 5 साल तक लेके आना है। जब तक डायरेक्शन नहीं दिखाओगे तो कोई काम नहीं करेगा ना। तो लोग सोचेंगे भैया आज हमने इतना यूनिट बना दिया, इतना बेच दिया, इतना प्रॉफिट आ गया, चलो बॉस बहुत है। वैसे ही हम कहें आलस सबसे बड़ा हम लोगों के नेचर का
एक बहुत बड़ा एक स्ट्रेंथ कह लीजिए है कि काम को कितना हम कम से कम कर सकें और कितना उसको कम से कम दूसरों पे डाल सकें, हम हमेशा कोशिश करते हैं। तो पर इस चीज़ को हम रोक सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस को आगे ग्रो करने में स्ट्रैटेजी बहुत बड़ी हेल्प करता है, लोगों को डायरेक्शन देने में हेल्प करता है, लोगों को कैसे काम करना है, कितना काम करना है बिजनेस के अंदर रहकर, ये डायरेक्शन आती है स्ट्रैटेजी से। देन इट प्रोवाइड्स मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज एट इट पेज वेज फॉर देम टू शेप देयर वर्क in the context of shared corporate goals and ultimately they work for the achievement of these goals। लोगों को पता है कि भैया ये बिज़नेस का गोल है, ये हमें बिज़नेस को यहाँ तक लेके जाना है, ये मेरा रोल है, इतना मैं रोल प्ले करूँगा, इतना मेरे बिज़नेस को प्रॉफिट होगा, इतना मेरे को भी बीच में से हिस्सा मिलेगा, तो डेफिनेटली लोग ज़रूर कंट्रीब्यूट करेंगे। Then strategy formulation and implementation gives an opportunity to the management to involve different levels of management in the process। strategy ऊपर बनती है, उसको फिर फंक्शनल लेवल मिडिल लेवल पर उसको बाइफरगेट किया जाता है, फिर लोअर लेवल पर डेली रूटीन के बेसिस पर उसको आगे बाइफरगेट किया जाता है। मीन्स एक स्ट्रैटेजी जो बिज़नेस में बनाई जाती है उसको हर एक ने कैसे उसके अंदर कंट्रीब्यूट करना है बिज़नेस को एक्सपैंड करने में। स्ट्रैटेजी हाथ में होगी तो लोगों के हाथ में काम भी होगा, लोगों के हाथ में डायरेक्शन भी होगी बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। स्ट्रैटेजी को बनाया कैसे जाता है, स्ट्रैटेजी का प्रोसेस क्या है एक बिजनेस के अंदर। शुरुआत होती है एनविसाजिंग अ डिजायरेबल फ्यूचर पोजीशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। शुरुआत होती है फ्यूचर को सोचने से, ड्रीम करने से, एक आइडिया को जनरेट करने से। ये आइडिया है, इस बिजनेस को मेरे को खड़ा करना है, अब मेरे को ये आइडिया आ गया, इस पर्टिकुलर मार्केट में अपने को बिज़नेस को लेकर जाना है ग्रो करने के लिए। अब मेरे को आइडिया आ गया कि अब हम ये नया प्रोडक्ट बनाएं, मार्केट में लॉन्च करें और अपने बिज़नेस को ग्रो करने में हेल्प करें। देन जब आइडिया आ गया, एक फ्यूचर को हमने विजुअलाइज कर लिया, तब हम अगले स्टेप पर जाते हैं जो कहता है स्टेटिंग द बेस वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स उस आइडिया को पूरा करने के लिए मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या रिसोर्सेज हैं, मेरे पास क्या इंटेंशंस हैं, मेरे पास कैसे लोग हैं उसको पूरा करने के लिए, क्या मेरे पास इतनी ताकत है मैं अपने उस आइडिया को पूरा कर सकूं, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकूं। नेक्स्ट, एनालाइज एक्सटर्नल एज वेल एज द इंटरनल एनवायरनमेंट। वैल्यूज़ आ गई, पता लग गया क्या रिसोर्सेज हैं, अब बात आती है इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए। क्या यानी कि कंपनी के अंदर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं और बाहर से आने वाली क्या अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, इनको इवैल्यूएट करना। स्ट्रेंथ होगी तो आप अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा पाएंगे, थ्रेट वीकनेसेस होंगी, जितनी बिजनेस में वीकनेस होगी उतना उसको थ्रेट मिलेगा। आप कमज़ोर होगे तभी तो कोई आप पे आकर अटैक करेगा ना, वो अटैक जो होगा थ्रेट होगा। आप ताकतवर होंगे तो कोई आप पे अटैक भी नहीं करेगा ना। आपका बिजनेस स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली कॉम्पिटिटर्स भी आपके साथ कम्पीट करने में सोचेंगे। तो दैट मीन्स यू नीड टू अंडरस्टैंड वाइल फॉर्मुलेटिंग द स्ट्रैटेजी कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, इस स्ट्रेंथ को लेकर मैं किन किन अपॉर्चुनिटीज़ का उपयोग कर सकता हूँ अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप इज लिंकिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ विद द एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज। स्ट्रेंथ को आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के साथ लिंक करना, इस स्ट्रेंथ का इस्तेमाल मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए कर सकता हूँ। देन वी गो एट, जब ये हो गया तब आती है रिसोर्स एलोकेशन की भैया अब ये स्ट्रेंथ है, ये इन अपॉर्चुनिटीज़ का मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ, पर इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए मेरे को रिसोर्सेज चाहिए। कौन से रिसोर्सेज? पैसा चाहिए, मटेरियल चाहिए, लोग चाहिए। तो ये क्या सारे रिसोर्सेज हैं? कितने रिसोर्सेज हैं, कितने मेरे को आगे चलकर अपनी इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, स्ट्रैटेजी को पूरा करना है, तो कितने मेरे पास रिसोर्सेज हैं। अगर इंडिया की लड़ाई रशिया के साथ है तो डेफिनेटली भैया रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे ना।
या आजकल हम देख रहे हैं टीवी पे बहुत सुनते हैं यूक्रेन की लड़ाई हो रही है रशिया के साथ, रशिया ताकतवर है, रिसोर्सेज बहुत है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, कभी कहाँ से यूक्रेन पे अटैक करता है, कभी कहाँ से करता है। यूक्रेन के पास रिसोर्सेज कम है तो पूरी दुनिया में रिक्वेस्ट करता फिरता है, चाहे वो नेटो कंट्रीज़ हैं या और दूसरे इंडिया जैसी कंट्रीज़ हैं कि भैया थोड़े रिसोर्सेज शेयर करो, मिलिट्री रिसोर्सेज करो ताकि हम अपने देश को बचा सकें। तो कहाँ कितने रिसोर्सेज इस्तेमाल करने हैं जब हम अपने स्ट्रेंथ को अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ मैच करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है जानना कि कौन सा रिसोर्स कहाँ पर लगेगा, कितना लगेगा, क्योंकि हर अपॉर्चुनिटी एक जैसी नहीं होती है और हर अपॉर्चुनिटी पे सेम रिसोर्सेज एलोकेट करना ये फ़ायदेमंद भी नहीं होता है। तो किस अपॉर्चुनिटी पे कितना रिसोर्स एलोकेट करना, तो ये भी स्ट्रैटेजी का एक फॉर्मुलेट जब हम करते हैं एक हिस्सा है। देन स्ट्रैटेजी बन गई, अब इसको इम्प्लीमेंट करना, बना ली ना, अब युद्ध तो शुरू हो गया, युद्ध को कैसे लड़ना है अब तैयार कर ली ना, अब लड़ो उसको। स्ट्रैटेजी बना ली, बिजनेस खड़ा कर लिया, अब बिजनेस को मार्केट में ले जाना है, प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाना है, ले जाओ, लॉन्च करो, प्रोडक्ट लॉन्च करो, बेचो, पूरे रिसोर्सेज लगाओ, मुनाफा जितना ज़्यादा कमा सकते हैं, कमाने की कोशिश कर सकते हैं, उसको कमाने की कोशिश करें। अब स्ट्रैटेजी बन गई तो डेफिनेटली कि भैया स्ट्रैटेजी हमेशा सही डायरेक्शन में नहीं चलती, कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होता है। तो कहाँ क्या गड़बड़ हुई, स्ट्रैटेजी कई बार फेल भी हो जाती है, या हो सकता है शुरू में सही भी चले पर धीरे धीरे एनवायरनमेंट चेंज हो गया, स्ट्रैटेजी उस चेंज एनवायरनमेंट के हिसाब से सही नहीं बैठती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको स्ट्रैटेजी को बदलना पड़ जाता है। तो ये चीज़ जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो कहाँ किस वक्त पे स्ट्रैटेजी को कैसे बदलना है ताकि हम उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके, तो ये भी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसके बारे में मैं यहाँ पर फोकस करना चाहूँगा। पहली है विजन। विजन मीन्स दूरदर्शिता। A vision of an organization is the expectation that the organization wants to fulfill. मेरी दूरदर्शिता, मेरी ड्रीम क्या है? क्या मैं अपने बिजनेस को इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस बनाना चाहता हूँ? क्या मैं अपने बिजनेस को दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस बनाना चाहता हूँ? क्या मैं सिर्फ प्रोडक्ट ही बेचना चाहता हूँ मार्केट में? क्या मैं सिर्फ मुनाफा ही कमाना चाहता हूँ? मेरे बिजनेस को चलाने का मेरा ड्रीम क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? ये आता है विजन से। विजन शोकेसेस अ फ्यूचरिस्टिक पिक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। विजन हमेशा फ्यूचर की बात करता है, आगे जाके मेरा बिजनेस कितने करोड़ का बिजनेस होगा, आगे चल के मेरा बिजनेस कितना बड़ा बिजनेस होगा, आगे चल के मेरा बिजनेस एक रीजनल बिजनेस होगा, आगे चल के मेरा बिजनेस नेशनल बिजनेस होगा, आगे चल के मेरा बिजनेस ग्लोबल बिजनेस होगा। ये कहाँ से आएगा? विजन से आएगा। विजन गाइड्स एन ऑर्गेनाइजेशन. An organization which has a formally written vision is able to concentrate much better on the functional abilities. अब जिसके पास एक लिखित रूप में विजन है जिस बिजनेस के पास, तो सबको पता है कि भैया हमारे बिजनेस का ये विजन है, हमें इस बिजनेस को यहाँ तक लेके जाना है, तो वो सब अपने रिसोर्सेज को, अपनी एनर्जीज को उस विजन को पूरा करने के लिए लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने गूगल की बात की, गूगल का विजन है टू प्रोवाइड एक्सेस टू द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन इन वन क्लिक। अब गूगल पे जाते हैं ना, कई बार हम कहते हैं कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, भले गूगल माता है या गूगल पिता कहते हैं हम, या गूगल महादेव, उसको जो भी लोग टर्मिनोलॉजी लोगों ने गूगल को दे रखी है। क्यों? क्योंकि भैया जो इन्फॉर्मेशन चाहिए इंटरनेट खोलिए, गूगल पे जाइए, टाइप कीजिए मेरे को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। आजकल तो टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि गूगल ने वॉइस रिकॉग्निशन फैसिलिटी भी दे रखी है। फ़ोन को या उसको माइक को आगे रखे, उसको बोल दीजिए अपनी आवाज़ में, फटाफट उठा लेगी आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए। भाई साहब आपके सामने। क्यों सामने? क्योंकि गूगल एज अ कंपनी ने, जो लोग उस कंपनी में काम कर रहे हैं उन्होंने एक विजन बना रखा है कि गूगल पे जब आप जाए और आपको दुनिया की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको रेडीली अवेलेबल होना चाहिए। या जैसे आज की कुछ दिनों पहले
से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। गूगल ने अपने गूगल मैप्स में ऐसी फैसिलिटी कर दी है कि मेरे घर की जो सड़क भी है, गली भी है, वो भी अब गूगल मैप पर नज़र आने लगी। पहले तो गूगल मैप पे मोटी मोटी या मशहूर सड़कें या चौड़ी सड़कें ही रास्ता दिखाती थी ना। अंदर अंदर की गलियों में अगर हमें लोगों के घर जाना होता तो गूगल मैप भी बेचारा हाथ खड़े कर देता था कि भैया इसके बियॉन्ड तो मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि गूगल ने उसके आगे वहाँ तक सोचा ही नहीं था। अब उन्होंने सोचा कि भैया हमारा गूगल मैप लोगों में इतना प्रचलित आगे चल के नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ मेन सड़क तक ही लेकर जा रहा है ना, मेन सड़क से आगे एक छोटी गली के अंदर लोग को नहीं लेके आ रहा। तो भैया ये फीचर गूगल मैप में लेकर आओ। कुछ हिंदुस्तान के इंपॉर्टेंट सिटीज़ के अंदर उन्होंने ये फीचर को लॉन्च किया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये विजन बनाया कि भैया अगर गूगल मैप को हमें सक्सेसफुल करना है आगे चलकर, तो स्ट्रीट व्यू जिसको वो कह रहे हैं, एक फीचर डाल रहे हैं वो गूगल मैप के अंदर कि एक बड़ी सड़क से लेके एक छोटी गली तक, मतलब मेरे घर के दरवाजे तक मेरे को गूगल मैप के अंदर वो व्यू मिलना चाहिए, वो डायरेक्शन मिलनी चाहिए। वो अब आगे चलकर मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये गूगल जैसी कंपनी की विजन है उस कंपनी को खड़ा रखने के लिए ना। अगर ये सब चीज़ें लेकर आएगी तो प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप कंपनी की बनेगी ना, अपने आप वो कंपनी और ज़्यादा साल चलेगी। जो कंपनी एक छोटा सा विजन बनाएगी कि ये भैया आज की डेट में मेरे को यही प्रोडक्ट बेचना है, इतना ही मुनाफा कमाना है, चलो भाई इतना मुनाफा कमा लिया, बहुत तसल्ली हो गई, क्या हो, ख़त्म, कंपटीशन से बाहर। पर जो सोचेगा कि भैया मेरे को कई सालों तक चलना है, दौड़ना है, हिंदुस्तान लीवर को 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इतने सालों से वो अपने आप को अपना विजन बना के रखा है कि भैया जब तक ये दुनिया एग्जिस्ट करेगी मेरे को लोगों को सेटिस्फाई, लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट्स बनाते रहना है, नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लाते रहना है, पुराने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव कर कर दोबारा से रीलॉन्च करते रहना है। ये विजन है उस कंपनी का। विजन के बाद दूसरा आता है मिशन। मिशन होता है, हम कहेंगे मीडियम टर्म पर। विजन था लॉन्ग टर्म पे, एक दूरदर्शिता, फ्यूचरिस्टिक। उस फ्यूचर को मेरे आने वाले कुछ सालों में कैसे पूरा करना है, ये डायरेक्शन आती है मिशन पे। मिशन इज द एसेंशियल पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई इट इज एग्जिस्ट, द नेचर ऑफ द बिजनेस इट इज एंड द कस्टमर इट सर्व्स टू सेटिस्फाई। मिशन कहता है मैं इस बिजनेस में क्यों हूँ, जो मेरा विजन बनाया गया था उस विजन को पूरा करने के लिए मेरे पास क्या है। तो ये इन सब सवालों का जवाब कहाँ से आता है, वो मिशन में। जैसे हमने गूगल के विजन में पढ़ा था, टू प्रोवाइड एक्सेस टू दी वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन इन वन क्लिक, मतलब नेट पे जाएं, एक क्लिक करें गूगल प्लेटफॉर्म पे तो सारी इंफॉर्मेशन आ जाए ना। तो ये कैसे आएगी? क्योंकि गूगल का मिशन क्या है? गूगल का मिशन कहता है टू ऑर्गेनाइज द world's information and make it universally accessible and useful. In this regard, the company is following primary elements of world's information organization, universal acceptability and useful. तो इस विजन को जो एक क्लिक पर मेरे कंपनी के प्लेटफॉर्म पे हर इंफॉर्मेशन एप्लीकेबल हो, तो वो कंपनी इस इंफॉर्मेशन को ढूंढ रही है ना, रिसोर्सेज को ढूंढ रही है। उसके अलग अलग जो ऐप्स हैं या अलग अलग जो फीचर्स हैं गूगल के, वो फीचर्स की क्या खामियां हैं, उन खामियों को दूर करने की कोशिश कर रही है ना, ताकि वो विजन जो बिजनेस का है उस विजन को कायम रखा जा सके। तो उस विजन को कंप्लीट, या हम उस कहेंगे उस विजन को पूरा कहाँ से होता किया जाता है, उस विजन को किया जाता है मिशन के थ्रू। मेरा विजन है लड़ाई जीतना, तो वो मैं कैसे जीतूंगा? मिशन के थ्रू। मिशन मीन्स चलो भाई अपने रिसोर्सेज, अपनी आर्मी को इकट्ठा करो, धावा करो, दूसरे के एनिमी के ऊपर उनको हराओ अपनी पूरी ताकत के साथ। अगर हम पूरी ताकत नहीं लगाएंगे तो जो हमारा विजन था जंग जीतने का, वो कैसे पूरा होगा? लड़ाई में भी हम देखते हैं ना, जैसे अभी 26 जुलाई निकला है तो कारगिल दिवस की बात होती है। कारगिल की जंग हमने कितने शहीद देकर की, पर
कारगिल की लड़ाई जब तक चली, आर्मी ने या हम कहें कि गवर्नमेंट ने पूरा इंश्योर किया कि आर्मी को ये लड़ाई जीतने के लिए जिन जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत थी, चाहे वो सामान की थी, आर्म्स की थी, एमिनिशंस की थी, वो हमारी आर्मी तक, वो हमारे जवानों तक उन रिसोर्सेज को पहुंचाया गया ना, ताकि वो जो विज़न था उस लड़ाई का कि इस लड़ाई को हर हालत में हमें जीतना है, वो पूरा कर सके। तो हर बिजनेस भी एक कंपटीशन के अंदर है, वो हर बिजनेस भी एक जंग ही लड़ रहा है अपने आप को सरवाइव करने के लिए। तो उस सर्वाइवल को जो उसका विज़न है, उस सर्वाइवल के विज़न को पूरा रखने के लिए कैसे पूरा करना है, इसकी सारी समझ, इसकी सारी ताकत, इसकी सारी नॉलेज आती है मिशन से। अब मिशन को पूरा करना है, मिशन तो एक हम कहेंगे मिशन को पूरा करने के लिए अब हम शॉर्ट टर्म में गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। मिशन है कि भैया पूरी ताकत लड़ानी है, जंग को पूरा करना है। तो गोल क्या है कि भैया इतने लोग इधर से लड़ें, इतने लोग इधर से जाएं, टैंक्स हमारे इधर से लड़ें, एयरफोर्स हमारी ऊपर से आए, नेवी हमारी पानी से अटैक करे ताकि हम दुश्मनों को। तो ये सब आता है गोल से। गोल्स आर अचीवेबल आउटकम्स विच आर मेड फॉर लॉन्ग टर्म एंड स्पेसिफाई what is to be achieved in the broad sense, whereas objectives are short term actions which include specified tasks required to fulfill long term goals. विजन है मेरे को बिजनेस में एग्जिस्ट करना है, मार्केट में लॉन्ग टर्म एग्जिस्ट करना है जब तक दुनिया कायम है। मिशन है सारे रिसोर्सेज लगाओ। अब रिसोर्सेज को कैसे लगाएं? वो रिसोर्सेज लगेंगे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का गोल है कि इतना पैसा एलोकेट करना है प्रोडक्शन को, इतना पैसा प्रॉफिट एलोकेट करना है बिजनेस को ग्रो करने के लिए। वो आएगा गोल्स और ऑब्जेक्टिव से। कितना लगाएं, कैसे लगाएं, क्यों लगाएं, कितना रिटर्न आए। प्रोडक्शन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव, आज हम इतना बनाएं, कल हम इतना बनाएं, प्रोडक्ट में ये नए चेंजेस लाते रहें, उसको इनोवेट करते रहें, ये ताकि हमारा बिजनेस आगे चल के फ्यूचर में ग्रो करे, हमारा विजन अचीव हो। ये समझ कहाँ से आएगी? गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स शुड बी ड्रॉन इन लाइन विद द मिशन स्टेटमेंट। अगर हमारा मिशन और विजन ये है कि हमें अपने बिजनेस को ग्रो करना है, तो हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव भी उसी हिसाब से सेटअप होने चाहिए। अ गुड ऑब्जेक्टिव इज वन विच कवर्स द परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी, एनवायरनमेंट एंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो जब हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, प्रॉफिटेबिलिटी, जितने रिसोर्सेज हैं उन सबको माइंड में रखकर अगर गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाएंगे, तभी हम मिशन को और अपने बिजनेस के विजन को कंप्लीट कर सकें। जैसे मैंने कहा स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन का किस तरह स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट की जाती है? स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन, मिशन बनाया जाता है, ठीक है। उस मिशन को गोल्स में छोटे छोटे स्टेप्स में कन्वर्ट किया जाता है। छोटे छोटे स्टेप्स में कन्वर्ट करने के बाद फिर आते हैं एनवायरमेंटल एनालिसिस, जहाँ पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एवेल्युएट किया जाता है, इंटरनल को एनवायरनमेंट को एवेल्युएट किया जाता है, और उस बेस पर बनती है फाइनली, इस चार्ट में हम देख रहे हैं, स्ट्रैटेजी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजी क्या होती है, स्ट्रैटेजी क्यों बनाई जाती है, और स्ट्रैटेजी को पूरा करने के लिए विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स क्यों ज़रूरी है एक बिजनेस के लिए। तो उम्मीद रखता हूँ दोस्तों आपने ध्यान से सुना होगा, और इस लेक्चर के थ्रू आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।